बेटा हम लोगों ने जो कल पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। और टेस्ट आपका शायद मंडे को है शायद। और दूसरा मैंने आपको 30 मिनट का बताया था सेल और बायोमॉलिक्यूल सेल का स्टडी, ठीक है। कोई नहीं होता फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको केमिस्ट्री ये तो केमिस्ट्री में ये मान लीजिए ये बड़ा सब बोलिए मान के चलो मुझे तुम नहीं पता मतलब ये क्या समझ मुझे नहीं पता और ऐसे भी चलो ठीक है। और सर ऑनलाइन में क्लास आपकी है? नहीं मेरी है, ठीक है। आज सभी लोग ऑनलाइन क्लास हो रहे हैं। मैं बोल रही हूँ सब लोग ऑनलाइन क्लास लो क्योंकि टेस्ट से पहले क्वेश्चंस कर लेना था, सही है। थर्मो मंडे टेस्ट है। हाँ नहीं और बताएं आपको बहुत सी मेहनत करके आना और क्योंकि टेस्ट देना बहुत और इस बार अगर किसी ने भी टेस्ट में ये बोला कि मैंने सारे क्वेश्चन इसलिए कर लिए थे क्योंकि मैम पेपर थोड़ी ना था, तो मैं तो उसे क्लास से बाहर रखूंगी। क्योंकि अगर तुम लोग यहीं पे इतने सर उनके नेगेटिव्स की हालत देखी है, सही से ज्यादा तो नेगेटिव करके बैठे हुए हैं। आप लोग टेस्ट को ऐसे जाकर नहीं कर रहे हैं। और दूसरा क्या है कि नीट का एग्जाम आप लोग ऐसे ही दोगे तो अभी से आप लोग उसको फॉलो करोगे, सही है। पूरा जो आ रहा है आपको का नेगेटिव मार्किंग कितना लॉस अभी मैं बता रही हूं मंडे शायद टेस्ट होगा, इसमें पढ़ के आ जाओ। अब कल छुट्टी है सब, नहीं सर है सेकंड सैटरडे है कल, सेकंड सैटरडे का ऑफ बोल रहे हैं सर। क्या ग्रुप कोचिंग? हाँ नहीं तो सर ने तो अभी बोला क्या कर रहे थे दीप सर कल नहीं है क्लास। अभी मैं पता नहीं है। हाँ बताओ है हाँ मैं तो कह रहा हूँ। हाँ बताओ तुम डॉक्टर बताओ। हाँ बताओ होता है जब रिप्लेस ये नहीं कि इसमें मैटर इसमें नहीं होगा कि दूसरा हो जाएगा। आप इस दूसरा बनाने के लिए मैटर क्यों ये हाँ तो ये तो था सही है बेटा। चलो बोलो मत आप लोग बेटे, आप लोग रिवाइज करो। हम लोगों ने कल नया स्टार्ट किया था कौन सा बॉडी टेट्राड टेट्राड का मतलब होता है 4 क्रोमेटिड होता है, सही है। तो हम लोगों ने जो स्टार्ट किया था उसको एक बार रिवाइज कर लो। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, ठीक है। हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया, उसका नाम क्या है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, ठीक है। तो एक बार रिवाइज करो फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे WBC के बारे में और हम लोगों ने RBC के बारे में समझ लिया था ना, ठीक है। और मैंने आपको WBC में टाइप भी बता दिया कि कौन कौन से टाइप की होती हैं, तो हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और आप लोग मेहनत कर रहे हैं बच्चे बेटा, खूब मेहनत करोगे। आपको पता है अगर एक बार सिलेक्शन हो गया तो समझ सकते हो हम लोग कि कितना बड़ा फायदा होगा मेरे को। चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। कल मैंने आप लोगों को ब्लड के बारे में बताया था ना, और हम लोगों ने ये पढ़ा था ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में
कि एक्चुअली में ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है वो कैसे होता है, ये हमने पढ़ा था। और दूसरा मैंने आप लोगों को ये समझाया था कि ब्लड में क्या क्या होता है, हम लोगों ने देखा था सीरम, ब्लड प्लाज्मा क्या होता है, ये सब पढ़ा था हम लोगों ने। तो आज हम लोग आरबीसी के बारे में मैंने समझा दिया था हम लोगों को। आज हम लोग पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी के बारे में। किसके बारे में? ये कौन सो रहा है? अरे क्या नींद आ रही है? तो दर्द का टैबलेट खाना है क्या? तो पढ़ो सही, वरना सो गए तो और दर्द होगा। चलो तो बेटा ये बताओ, कल मैंने आप लोगों को ये बताया था कि हमारी बॉडी में जो फ्लूइड होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। एक होता है तुम्हारा ब्लड और दूसरा होता है लिम्फ। लिम्फ होता है ना, ब्लड जो सर्कुलेट करता है उसे हम बोलते हैं ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। आपको पता है वेसल्स होती हैं इसके लिए, आर्टरी और वेन्स होती हैं, उसमें क्या करता है? ये सर्कुलेट करता है। इसके बाद अगर हम बात करें दूसरा लिम्फ, तो आपको पता है लिम्फ के लिए लिम्फेटिक सिस्टम होता है। 2 टाइप के फ्लूइड होते हैं। तो पहला मैंने जो स्टार्ट किया था वो किसके बारे में किया था? ब्लड के बारे में। मैंने कहा था बेटा ब्लड जो होता है, अगर हमारी बॉडी में कोई भी चीज एक जगह से दूसरी जगह जाएगी, कोई भी एनीथिंग, कुछ भी, जैसे आपका फूड हो गया, मिनरल्स जो हम खाते हैं, या ऑक्सीजन हो गया, CO2 हो गया, हार्मोन्स हो गए, या कुछ भी हो गया एनीथिंग, अगर कुछ भी ट्रांसपोर्ट होगा एक जगह दूसरी जगह, तो किसके थ्रू होगा? ब्लड के थ्रू। ब्लड को हम लोग कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। दूसरा मैंने कहा था कि ब्लड जो होता है, ब्लड में कितने पार्ट होते हैं? तो मैंने कहा था 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। ब्लड में एक होता है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स, यानी कि हम बोल सकते हैं ब्लड सेल, और दूसरी तरफ हम लोग डिवाइड कर लेते हैं प्लाज्मा। क्या बोलते हैं? मैंने आप लोगों से बताया था बेटा कि ब्लड जो होता है, ब्लड सेल होती है वो 45% ब्लड का पार्ट होता है, और प्लाज्मा में कितना होता है? 55%। पता है आपको? इसके बाद मैंने कहा था आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होती हैं। आरबीसी को दूसरे नाम से क्या बोलते हैं? इरेथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट्स को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। इसके बाद मैंने कहा था आरबीसी का जो नंबर होता है वो सबसे ज्यादा होता है। अगर आपसे कहा जाए कि बताओ ब्लड में सबसे ज्यादा नंबर कौन सी सेल होती है, तो आप क्या बोलोगे? आरबीसी। क्योंकि मैंने कल कहा था 5 से 5.5 मिलियन पर mm³ होती है हमारी आरबीसी। दूसरा मैंने कहा था डब्ल्यूबीसी कितनी होती है? 6000 से 8000 पर mm³, और प्लेटलेट्स मैंने बताया था 1.5 लाख से 3.5 लाख पर mm³। ठीक है। इसके बाद मैंने कहा था अगर हम लाइफ स्पैन की बात करें, तो बेटा जो आरबीसी का लाइफ स्पैन होता है वो कितना होता है? 120 डेज। ठीक है। अच्छा ये बताओ, अगर आपसे कोई कहे कि बताओ आरबीसी कौन से डिवीजन के द्वारा फॉर्मेशन होता है, तो आप क्या बोलोगे? माइटोसिस। क्योंकि ये तो पूछने वाली बात ही नहीं है कि हमारे बॉडी में पूरी कोई भी सेल बनेगी तो वो कैसे बनेगी? माइटोसिस के द्वारा, एक्सेप्ट गैमेट। खाली गैमेट को छोड़ दो तो पूरी बॉडी हमारा कौन सा होता है? माइटोसिस। लेकिन आप लोग यहाँ ये नहीं बोल सकते कि आरबीसी से आरबीसी बन जाएगी, ऐसा नहीं होगा, वो फिर से बनेगी बोन मैरो से। ठीक है। इसके बाद मैंने कहा था आरबीसी का लाइफ स्पैन होता है 120 डेज। और दूसरा अगर हम बात करें तो आरबीसी जो बनती है उसे क्या बोलते हैं? बोन मैरो, जहां बनती हैं। और ग्रेवयार्ड किसे बोलते हैं? स्प्लीन। किसे बोलते हैं? स्प्लीन। दूसरा मैंने कहा था आरबीसी का जो मेन काम होता है वो होता है ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्टेशन। और 100 ml ब्लड में लगभग एवरेज 40.5 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, पता होना चाहिए आपको। ये लगभग हमने पढ़ लिया था कल आरबीसी के बारे में। दूसरा मैंने आपको स्टार्ट करवाया था डब्ल्यूबीसी। क्या करवाया था बेटा? और डब्ल्यूबीसी को हम दूसरे नाम से क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट। कल मैंने आपको यही बताया था डब्ल्यूबीसी कितने पार्ट में डिवाइड होती है। डब्ल्यूबीसी कोई एक टाइप की सेल नहीं होती, डब्ल्यूबीसी बहुत सारी टाइप की सेलें होती हैं। तो कल मैंने आपको क्या बताया था, थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग फिर से। क्योंकि मैंने कहा था जो डब्ल्यूबीसी होती हैं उनको दूसरे नाम से क्या बोलते हैं बेटा? ल्यूकोसाइट। ठीक है। डब्ल्यूबीसी को मैंने कहा था 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, कुछ होती है ग्रेनुलोसाइट और कुछ होती है ए ग्रेनुलोसाइट, और कुछ क्या बोलते हैं? ग्रेनुलोसाइट में 3 टाइप आते हैं। कौन कौन से बताओ? ईसेनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। सही है। तो एक आता है न्यूट्रोफिल। दूसरा कौन सा होता है बेटा? और तीसरा कौन सा होता है? बेसोफिल। इसके बाद मैंने आपसे कहा था ए ग्रेनुलोसाइट में 2 टाइप के सेल आते हैं, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट।
यानी कि एक होते हैं मोनोसाइट और एक होते हैं लिम्फोसाइट। और मैंने कहा था लिम्फोसाइट को हम फिर से दो पार्ट डिवाइड कर लेते हैं, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये दोनों टाइप के सेल आपको पता है एंटीबॉडी, एक होते हैं टी लिम्फोसाइट और एक बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट क्या करते हैं, एंटीबॉडी बनाने में हेल्प करते हैं, आपको पता होगा। और मैंने ओवरऑल बताया था आपको कि डब्ल्यूबीसी का अगर आपसे कोई काम पूछे तो आप बोलोगे कि डब्ल्यूबीसी इम्यूनिटी में हेल्प करती है, हमारे कहाँ करते हैं, इम्यूनिटी में हेल्प करती है। हालांकि आप लोगों ने सबने लगभग टेस्ट तो करवाया होगा एक बार, तो आपने देखा होगा कि जब हमारा इम्यूनिटी चेकअप होता है तो आपको पता है हर सेल का नंबर अलग अलग लिखा होगा, वहाँ लिम्फोसाइट कितनी है, मोनोसाइट कितनी है, न्यूट्रोफिल कितनी है, बेसोफिल कितनी है, ईओसिनोफिल कितनी है, आपने देखा होगा। खाली डब्ल्यूबीसी नहीं लिखा होता है, हर टाइप के सेल अलग अलग टाइप से लिखे हुए होते हैं, देखा है आपने। और दूसरा आपको सबसे ज्यादा ये तो पता होगा सबसे ज्यादा कौन सी होती है, बताओ कौन सी होती है, न्यूट्रोफिल, इसके बाद लिम्फोसाइट, इसके बाद मोनोसाइट, इसके बाद ईओसिनोफिल और बेसोफिल। मैंने ट्रिक बताई था आपको, बस कर रहा हूँ, क्या बताइए। अच्छा चलो ठीक है, यहाँ मैं फिर से बता दे रहा हूँ आपको एक बार ट्रिक हुई जिससे आपको ध्यान रहे। मैंने सेल को याद रखने का ट्रिक बताया था आपको, मैंने कहा था आप लोग ध्यान रखना। ये पूछ सकता है वो भी बताओ कौन सी मैक्सिमम सेल होती है कौन सी मिनिमम सेल होती है, डब्ल्यूबीसी का नंबर, ठीक है। तो आपको सबसे ज्यादा होती है वो 60 से 65% होती है न्यूट्रोफिल, सही है। उसके बाद दूसरे नंबर होती है लिम्फोसाइट जो 20 से 25% होती है। इसके बाद जो सेल होती है 11 से 12%, इसके बाद लगभग 4 से 5, 2 से 3%, और इसके बाद होती है 0.1 से 1%। ये आपको पता होगा। जो सबसे लास्ट में होती है बेसोफिल, ठीक है। तो इसकी मैंने ट्रिक बताई थी आप लोगों को, ये आपको देख सकते हो। इसका मैंने कहा था आप लोग ऐसे ध्यान रखना, नैना ठीक है, ये कैसा है, ऐसे। अब यहाँ पे इससे क्या है बताओ, न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा। इसके बाद एल से क्या है बेटा, लिम्फोसाइट। इसके बाद कौन सी है, एम से होगा मोनोसाइट, और ई से क्या होगा, ईओसिनोफिल, और इसके बाद बी से क्या होगा, बेसोफिल। यहां से आप लोग देख सकते हो कि कौन सबसे ज्यादा होती है और कौन सबसे कम होती है, आप लोग बड़े आराम से बता सकते हो, ठीक है। चलो एक बच्चे ने एक बार याद कर लिया था, मैंने बताया था नैना लागे मोरे, एक बार उसने याद कर लिया था नैना मोरे लागे एक बार, अब उसने याद कर दिया। तो मैंने कहा बेटा आप कैसे याद कराओगे उसे, क्योंकि उसने दिमाग में वही बना लिया था नैना मतलब मैं ना भूल जाऊं, नैना मोरे लागे एक बार उसने ऐसा बना लिया था। अब उसने गलत क्वेश्चन कर दिया, तो मैंने कहा भाई कैसे गलत कर दिया, और इस नाम ट्रिक था जब भी गलत हो गया। तो उसने कैसा किया, नैना मोरे लागे, मैंने कहा अरे नैना लागे पहले फिर मोरे का। तो फिर मुझे ध्यान रहा, ऐसा हो जाता ना कभी ट्रिक से, इसलिए मुझे ज्यादा बताता नहीं आप लोगों को। हालांकि ट्रिक से क्या होता है कभी गड़बड़ हो जाता है, लेकिन हाँ क्वेश्चन करने के लिए अच्छा भी होता है, क्योंकि एक बार आपको याद ऐसे वो नहीं पता है ना एकदम से। तो सबसे ज्यादा कौन से होंगे बेटा, न्यूट्रोफिल, उसके बाद लिम्फोसाइट, इसके बाद मोनोसाइट, ईओसिनोफिल और बेसोफिल। क्लियर हुआ। डब्ल्यूबीसी काम क्या होता है, इम्यूनिटी में हेल्प करना। अभी मैं आपको एक करके इनके फंक्शन बताऊंगा जब किताब पढ़ाऊंगा कि क्या क्या आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट जो हमारी जो नेक्स्ट टाइप की सेल है उन्हें क्या बोलते हैं, प्लेटलेट्स यानी कि थ्रोम्बोसाइट, सही है। अगर हम प्लेटलेट्स की बात करें तो आपको पता होना चाहिए प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, बेसिकली क्लॉटिंग फैक्टर में हेल्प करना। अगर हमारी प्लेटलेट्स कम होती हैं तो इसका मतलब यह है कि हमारा ब्लड क्लॉट नहीं करेगा। आपने देखा होगा डेंगू होता है, डेंगू उसमें क्या होता है, प्लेटलेट्स कम हो जाती है, और प्लेटलेट्स कम हो जाती है तो आदमी की डेथ हो जाती है। और डेथ वो तब होती है जब कोई अंदर से इंटरनल ब्लीडिंग होती है, क्योंकि ब्लड क्लॉट नहीं करता है, और क्लॉट नहीं करेगा तो क्या होगा, ब्लड निकलेगा।
और ब्रेड निकलेगा तो आदमी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि आप लोग समझ गए तीनों सेल के बारे में, थ्रोम्बोसाइट, ल्यूकोसाइट और इरेथ्रोसाइट, ठीक है। और प्लाज्मा के बारे में तो मैंने आपको बता दिया कि आप लोग आरबीसी डब्ल्यूसी प्लेटलेट्स को निकाल दो, क्या बचता है, प्लाज्मा। तो हम लोग ब्लड का पोर्शन एक बार किताब से पढ़ लें, इसके बाद हम अगले बढ़ेंगे ब्लड ग्रुपिंग पे, ठीक है। चलो ये हम लोग लिख रहे हैं, लिख लिया, लिखी सब बच्चों ने। तो बेटा अब हम लोग आते हैं किताब पे, ठीक है, और समझते हैं। तो अभी तक हमने पढ़ा नहीं है ना बिल्कुल, क्योंकि कल आपका ये बेकार था तो हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, तो हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ते हैं, ठीक है, लाइन में पढ़ते हैं। और वैसे मैं देखो इसको लगभग सब बातें, लेकिन फिर भी अगर कोई बात बचती है तो मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे बेटा ये चैप्टर का नाम है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। आपको बताया कौन कौन से बॉडी फ्लूइड पाए जाते हैं और सर्कुलेशन कैसे होता है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे हमारा हार्ट वर्क करता है, कैसे आर्टरी वेन्स, एक आर्टरी वेन्स क्या होती हैं, कैसे सर्कुलेट होता है पूरा ब्लड पूरी बॉडी में, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो किताब निकाल ली आप लोगों ने, कह रहा है यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग सेल हैव टू, बेटा बोलो मत आप लोग, बोलो कौन रहा है, बोलो मत कोई, कह रहा है हैव टू बी प्रोवाइड विद न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एंड अदर एसेंशियल सब्सटेंस। आपको पता है कि हमारी लिविंग सेल को भाई ऑक्सीजन चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए और जितने भी एसेंशियल सब्सटेंस है वो चाहिए। और मैंने कहा था हमारी बॉडी में अगर कुछ भी चीज एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होगी, किसके थ्रू होगी, ब्लड के थ्रू। तो कह रहे आल्सो द वेस्ट और हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस। आपको पता है हमारी बॉडी में जब मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो वेस्ट और चीजें ही बन रही है जो हमें बॉडी से क्या करना है, रिमूव करना है। जैसे CO2 रिमूव करना है, वेस्ट मटेरियल जैसे नाइट्रोजन वेस्ट मटेरियल होता है उसको रिमूव करना है। ऐसे ही आपका सर्कुलेटरी वेस्ट होता है, मतलब जितना ही वेस्ट होते हैं सबको क्या करना है, बॉडी से रिमूव करना है, सॉरी रेस्पिरेटरी वेस्ट। कह रहे have to be removed continuously for healthy functioning of tissue. It is therefore essential to have efficient mechanism for the movement of these substances to the cell and from the cell. Different group of animal have evolved different methods for this transport. और कह रहा है simple। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, सुनो, यहाँ पे ये कह रहा है हमारी बॉडी को हर सेल को हर चीज चाहिए। भाई आप लोगों ने खाना खाया अगर मान लो, तो आप लोग ऐसा तो नहीं कर रहे हो खाने को हर सेल तक पहुंचा रहे हो, भाई खाना एलिमेंट ही कहाँ घूम रहा है हमारा, वहां से एब्जॉर्ब होने के बाद अगर सोचो मेरी उंगली की सेल तक आएगा तो वो कैसे आएगा, ब्लड के थ्रू। अगर कोई हार्मोन सिक्रेशन हो रहा है मेरी पिट्यूटरी ग्लैंड में और आना है उसे कहाँ पे, यहाँ पे आना है, तो कैसे आएगा, ब्लड के थ्रू। अगर ऑक्सीजन मेरी हर एक सेल को पहुंच रही है, किस थ्रू पहुंच रही है, ब्लड के थ्रू। मतलब हर किसी ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और उसके थ्रू क्या होता है, ये सारी चीजें पहुंचती हैं, जरूरी होती है सेल के लिए। अब सेल के लिए जरूरी कोई चीज है तो वेस्ट ही बनाएगा, वेस्ट क्या होता है, बेकार, और उसको बॉडी से क्या करना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है। और वो रिमूव भी किसके थ्रू होता है, ब्लड के थ्रू। क्योंकि हमारी बॉडी में कोई भी चीज अगर घूम रहा है वो किस तरह घूम रहा है, ब्लड के थ्रू। लेकिन क्या सबके पास ब्लड होता है, कुछ लोअर ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं इनके पास ब्लड नहीं है। भाई अगर हम ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की बात करें तो हमने कहां से देखा था, बताओ, हमने देखा था एनिमिक से, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जो हमने देखा था किलोस टाइप का। और उससे पहले हमने देखा कि बहुत सारी जगह ऐसी थी जहाँ ब्लड नहीं है, और ब्लड नहीं है तो बेटा वहां पे कुछ ना कुछ तो होगा ऐसा, जैसे वाटर के थ्रू हो गया, या कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो डायरेक्ट सेल के लिए पहुंचती है, डायरेक्ट सेल से बाहर निकल आती हैं। तो इसका मतलब जैसे आपने स्पंज में पोरीफेरा आपने क्या देखा था, आपने पोरीफेरा में देखा था कि जो वाटर वेस्कुलर वो वाटर कैनाल सिस्टम होता है उसके द्वारा ये सब चीजें हो रही हैं। तो अलग अलग एनिमल में अलग अलग टाइप से होता है, ठीक है, जैसा जैसा कॉम्प्लेक्स एनिमल और वैसा उसका सिस्टम। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, जैसे लाइक लिखा है स्पंज लिखा भी है, एंड सीलेंट्रेट सर्कुलेट वाटर फ्रॉम देयर सराउंडिंग थ्रू देयर बॉडी कैविटी टू फैसिलिटेट द सेल टू एक्सचेंज दी सब्सटेंस। यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है स्पंज और सीलेंट्रेट, यानी कि पोरीफेरा किंगडम और दूसरा सीलेंट्रेटा, इन दोनों में ब्लड नहीं होता है तो इनमें क्या होता है, वाटर के थ्रू ये सब चीजें होती हैं। अगले कह रहा है मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म यूज स्पेशल फ्लूइड विद इन देयर बॉडी टू ट्रांसपोर्ट सच मटेरियल, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड। और कह रहा है ब्लड इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बॉडी फ्लूइड बाय मोस्ट ऑफ द हायर ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमंस फॉर दिस पर्पस। मतलब सिंपल सा कह रहा है कि सबसे ज्यादा अगर कोई काम कर रहा है तो कौन कर रहा है, ब्लड। हर एनिमल में लगभग मैं मान सकता हूँ कि ब्लड ही कर रहा है, सही है।
तो हम बेसिकली बात करते हैं कि लगभग जो हमारे आर्थ्रोपोड्स हो गए, मोलस्क हो गए, एंडरमेट हो गए, कॉर्डेटा हो गए, जितने भी एनिमल्स सब में कौन ही काम करता है? ब्लड। हालांकि ये भी दो टाइप से होता है, आपको पता होगा, ओपन टाइप और क्लोज टाइप। यानी कि ऐसा हो सकता है किसी के पास आर्टरी वेन्स ना हो और किसी के पास आर्टरी वेन्स हो सकती हैं, ठीक है। अगले कह रहे हैं बेटा एनोदर बॉडी फ्लूइड क्या बोलते हैं? लिम्फ। आल्सो हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस। अब ये लिम्फ क्या है मैं आपको थोड़ा बताऊंगा, ब्लड के बारे में पहले बता दूं। लिम्फ कुछ नहीं है, ब्लड का ही पार्ट होता है जो हेल्प करता है। जैसे आप लोग बता सकते हो कि लिम्फ का काम क्या होता है मोस्टली बॉडी में? हाँ, इम्यूनिटी चलो हो सकते हैं, ठीक है, डब्ल्यूबीसी होती है। और बताओ कोशिका के बेस मटेरियल को नहीं ये तो नहीं। न्यूट्रिएंट्स ऐसे बोल सकते हो कि सेल के अंदर जो ट्रांसपोर्ट करता है, मिडिल मैन की तरह वर्क करता है। लिम्फ बीच में होता है सेल के, एक्सचेंज कराने में हेल्प करता है। दूसरा मैं सबसे इम्पोर्टेंट काम बताऊं इसका, आपने डाइजेशन पढ़ा होगा और डाइजेशन में आपने पढ़ा होगा एक नाम लैक्टियल, पढ़ा था आपने, LACTEAL। और बताओ उस लैक्टियल में क्या सर्कुलेट करता है? लिम्फ। और आपको बताया लिम्फ का काम होता है फैट एब्जॉर्ब करना, क्योंकि ये ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होता है। आपको पता होगा ना, क्योंकि ब्लड में इंसॉल्वर रहेगा, तो जो लिम्फ होता है वो क्या करता है? फैट को एब्जॉर्ब करता है। और आपने लैक्टियल पढ़ा भी होगा, वहां पे फैट, वो जो लिम्फ होता है वही क्या करता है? फैट को एब्जॉर्ब करता है। ये भी लिम्फ का एक काम होता है, ठीक है। चलो, तो हम इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे इनके बारे में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ब्लड के बारे में। इसका हम करते हैं तो यहाँ पहले लिखा हुआ है बेटा कि हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट। इनकी बात कर रहा है, फॉर्म्ड एलिमेंट का मतलब बात कर रहा है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो सबसे पहले किसकी बात कर रहा है? प्लाज्मा। तो देखो मैंने कल आपको बताया था प्लाज्मा कलर कैसा होता है? स्ट्रा। इसके बाद मैंने कहा था प्लाज्मा में 92% वाटर होता है, 6 से 8% प्रोटीन होती है। इसके बाद मैंने कहा था क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, कुछ आयंस होते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं प्लाज्मा में। अगर मैं बात करूं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को निकाल दूं तो बचता क्या है? प्लाज्मा ही बचता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है? कह रहा है प्लाज्मा इज ए स्ट्रा कलर। स्ट्रा का मतलब होता है भूसा, लाइट येलो कलर। कह रहा है विस्कस फ्लूइड कॉन्स्टिट्यूइंग नियरली 55% ऑफ द ब्लड। ये कितना पार्ट होता है ब्लड का? 55%। अगले कह रहे हैं 90 से 92% इसमें प्लाज्मा में वाटर होता है। प्रोटीन कितना होता है बेटा? 6 से 8% मैंने बताया था। और 3 टाइप के प्रोटीन होते हैं। पहला होता है फाइब्रिनोजन, दूसरा होता है ग्लोबुलिन और तीसरा होता है जो फाइब्रिनोजन होता है ये काम करता है बेटा ब्लड क्लॉटिंग में। किसमें करता है? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। आपको मैं बताऊंगा भी आज ब्लड क्लॉटिंग कैसे होती है, इसमें फाइब्रिनोजन प्रोटीन हेल्प करती है। दूसरा ग्लोबुलिन, ये बनाता है एंटीबॉडी। क्या बनाता है बेटा? इसीलिए हेल्प किसमें करता है? इम्यूनिटी में। और जो चौथा होता है एल्ब्यूमिन, ये ब्लड की ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करता है। किसको करता है? ऑस्मोलरिटी। तो आप लोग ये समझ गए कि क्या क्या काम होते हैं? ऑस्मोलरिटी, इम्यूनिटी, और पहला जो प्रोटीन होता है किसमें हेल्प करता है? ब्लड क्लॉटिंग। दूसरा एक आपको पता होगा शायद फीमेल एनाफिलिस मच्छर होते हैं, वो आपको पता है जो काटने आते हैं वो यही प्रोटीन लेने आते हैं, एल्ब्यूमिन, ठीक है। इसीलिए मच्छर काटते हैं, खून पे नहीं आते हैं आपका, वही प्रोटीन लेने आते हैं, ठीक है। लेकिन अब साथ में डेंगू दे रहे हैं तो प्रॉब्लम है ना, फिर तो क्या करोगे बताओ? रोको क्यों नहीं? वैसे तो वही करवा सकते थे, विलेज जा क्या दिक्कत है, बहुत सारा ब्लड है। लेकिन अगर कर गया मलेरिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी फिर तो, है ना, ठीक है। इसीलिए आपको पता है मेल मच्छर नहीं काटता है, फीमेल ही काटती है हमेशा। मेल पता है कौन से होते हैं? जो काटते नहीं, खाली कान पे बोलते हैं। देखो देखो बनाते हैं ना कान पे, परेशान करते हैं आपको, बोलते हैं मेल। और फीमेल यहाँ बन रहा है कि नहीं, सीधे काटेगी, मतलब और क्या करता है, क्यों काटते हैं? उसका प्रॉब्लम है वो ब्लड प्रोटीन लेने आती है रिप्रोडक्टिव पर्पस से, अपने रिप्रोडक्शन के लिए, जिससे वो एग लेइंग करती है, वो आसानी से होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उसे एलिमेंट चाहिए, और वो अब उसे क्या पता कि हमारे पास मलेरिया वाला वो भी बैठा है, इसीलिए प्रॉब्लम हो सकती है ना, ठीक है। तो मच्छर काटा करें तो नॉर्मली ठीक है, काटते भी क्या नहीं कटवाना, कहीं दिक्कत हो जाए आपको, तो आपने कहा था। अभी बहुत चल रहा है डेंगू वगैरह, पता है आपको? अभी फीवर ज़्यादा चल रहा है ना, हाई चल रहा है, हाँ बहुत ज़्यादा फीवर चल रहा है, तो आप लोग ये बात ध्यान रखते हैं। अगले बेटा देखो कह रहा है, अब लिखा भी देखो यहाँ पे सब कुछ है, कह रहा है फाइब्रिनोजन आर
नीडेड फॉर क्लॉटिंग और कोगुलेशन ऑफ ब्लड। आपको पता है ब्लड क्लॉटिंग में क्या करता है, ये हेल्प करता है। कौन? फाइब्रिनोजन। और मैं ब्लड क्लॉटिंग क्या है समझाऊंगा आपको, ठीक है? ये टॉपिक है पूरा यहाँ पे। आपको पता है फाइब्रिनोजन वो कन्वर्ट किस में जाता है? फाइब्रिन में। और वो क्या करता है? ब्लड क्लॉट। ब्लड क्लॉट का मतलब होता है आपको चोट लग जाती है, और चोट लगती है तो आपको पता है ब्लड हमारा रुक जाता है ना अपने आप, वो इसी वजह से रुकता है। अगले कह रहा है ग्लोबुलिन्स प्राइमरी आर इन्वॉल्व इन द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। आपको पता है ग्लोबुलिन्स प्रोटीन से क्या बनते हैं? एंटीबॉडी, और इसीलिए हेल्प करता है किसमें? इम्यूनिटी में। और अगले कह रहा है बेटा एल्बुमिन्स हेल्प इन ऑस्मोटिक बैलेंस। प्लाज्मा आल्सो कंटेन, मैंने कहा था मिनरल्स लाइक सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, ये सब आयंस होते हैं। अगले ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, ये सब होंगे लिपिड वगैरह। कह रहे आर आल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा एज दे आर ऑलवेज इन ट्रांसेंट इन द बॉडी। फैक्टर और कोगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड आर आल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इन एन इनएक्टिव फॉर्म। प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर क्या बोलते हैं इसको? सीरम। कल मैंने आपको बता दिया था, मैंने कहा था अगर प्लाज्मा में क्लॉटिंग फैक्टर नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे? सीरम। तो आप लोग पहले ये समझ गए प्लाज्मा के पास क्या क्या है, बताओ? वाटर होता है, प्रोटीन होता है, क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, इसके बाद तुम्हारे क्या होते हैं? बहुत सारे मिनरल साइंस होते हैं। ये सब मिलके क्या बनाता है? प्लाज्मा। समझ गए? और आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स अलग सेल होते हैं, जिसमें मिला दो क्या बन जाएगा? ब्लड। क्लियर हुआ? अब हम बात करते हैं एक करके सेल के बारे में। ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ, इसलिए थोड़ा सा खास चल रहा हूँ, कुछ दिक्कत तो नहीं हो रही? पहली बात तो सिंपल चल रहा है अभी, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। अब देखो, कल मैंने आपको इलेक्ट्रोसाइट के बारे में बताया था। ल्यूकोसाइट कौन है? डब्ल्यूबीसी। और प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट। कलेक्टिवली कॉल्ड फॉर्म एलिमेंट्स एंड दे कॉन्स्टिट्यूट कितने परसेंट से होता है? 45%। यानी कि ब्लड के 45% में ये एलिमेंट होते हैं और 55% से में क्या होता है? प्लाज्मा। समझ गए? अगर आपको प्लाज्मा देखना है तो आप देख सकते हो, ब्लड है, ब्लड के लिए कोई टेस्ट के लिए ब्लड लेता है, टेस्ट के लिए तो आपने देखा होगा रख देता है ऐसे, तो उसमें क्या होता है? नीचे प्लाज्मा रहता है, ऊपर क्या बन जाते हैं? सेल बच जाते हैं, रेड ब्लड सेल। ठीक है, आपको दिखता होगा रेड और येलो अलग अलग दिखते हैं पार्ट। देखा है आप लोगों ने? नहीं देखा है? देख सकते हो आप लोग? चलो मत देखो, अच्छी बात है। चलो पहले हम लोग बात कर रहे हैं इरेथ्रोसाइट, इस बारे में बात कर रहे हैं इरेथ्रोसाइट। तो देखो क्या है, इरेथ्रोसाइट और रेड ब्लड सेल आर द मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल द सेल इन ब्लड। मैंने कहा सबसे ज्यादा होते हैं, कितने होते हैं बेटा? 5 से 5.5 मिलियन पर एमएम क्यूब। तो सबसे ज्यादा सेल होंगे वो कौन से होंगे? आरबीसी। कह रहे हैं a healthy adult man has on an average कितने होते हैं? 5 मिलियन से 5.5 मिलियन ऑफ आरबीसी लिखा है पर एमएम क्यूब ऑफ ब्लड। यानी कि ब्लड में कितने होते हैं? 5 से 5.5 मिलियन। अगले कह रहे हैं आरबीसी आर फॉर्म इन द रेड बोन मैरो इन द अडल्ट आर। अब देखो एक बात सुनो बेटा, देखो लिखा है यहाँ पे इन द अडल्ट। अडल्ट में ऐसा होता है, मैंने कहा छोटे बच्चों में कहाँ बनते हैं? स्प्लीन में। जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं उनमें आरबीसी स्प्लीन में बनते हैं, और उससे पहले एक मतलब 2-3 जगह बनते हैं ये, सही है? हाँ भाई बन जाते हैं। हाँ इसके बाद तुम्हारे फाइनली कहाँ बनते हैं? बोन मैरो में। ठीक है, अगले कह रहे हैं आरबीसी आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस। इनके पास न्यूक्लियस क्या होता है? एब्सेंट। इसका मतलब होता है एब्सेंट। और कह रहे हैं इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स, ये मैमल्स में होता है, और बाइकॉन्केव क्या होती है? इनकी शेप होती है। कह रहे हैं दे हैव अ रेड कलर आयरन, जिनके पास होता है, इसे क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं बेटा? और मैंने कल बताया था आपको कि ये ह्यूमन जो हेल्थी इंडिविजुअल होता है उसके पास कितना होता है? 12 से, हालांकि मैंने बताया था 40.5 ग्राम, लगभग मान चलो इतना ही होता है, एवरेज का मतलब ये होता है। तो 12 से 16 ग्राम तक हीमोग्लोबिन हो सकता है 100 ml ब्लड में। आपने देखा डॉक्टर बहुत चेक करवाते हैं ना कि हीमोग्लोबिन चेक करवा के लाओ, जरा सा प्रॉब्लम है हीमोग्लोबिन लेके आओ, रिपोर्ट लेके आओ, तो आप लोग बड़े आराम से अपने आप देख सकते हो कितना हीमोग्लोबिन है हमारे पास। ठीक है, अगर 12 से कम है तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर हीमोग्लोबिन थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए। और बेटा एक बात सोच सकते हो आप लोग कि हीमोग्लोबिन की ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अगर हीमोग्लोबिन ही नहीं होगा तो क्या आपका ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्ट हो पाएगा सही से? क्योंकि हीमोग्लोबिन से ही बाइंड होता है हमारा ऑक्सीजन, तो इसीलिए प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, अगले कह रहे हैं इन एन एवरी 100 ml ऑफ ब्लड दीज मॉलिक्यूल्स प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। लिखा है और कह रहे हैं आरबीसी एवरेज लाइफ स्पैन कितना होता है? 120 डेज। और डिस्ट्रॉय कहाँ होती है? स्प्लीन में। क्लियर हुआ आपको ये आरबीसी तक? यहाँ तक कल मैंने आपको समझा दिया था पूरा। अब हम लोग बात करते हैं किसकी? डब्ल्यूबीसी। किसकी बात करते हैं बेटा? डब्ल्यूबीसी। ये देखो लिखा हुआ है, ये आरबीसी सेल है तुम्हारी, ये प्लेटलेट्स हैं,
ये इसेनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। ठीक है, तो देखो इनके बारे में पढ़ लेते हैं एक बार। हालांकि मैं जहां जहां इंपॉर्टेंट है वो आपको बता दूंगा, अभी आप लोग स्टार मान लेना, वहां पे क्वेश्चन आएगा कर दोगे आराम से। देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है ल्यूकोसाइट आर आल्सो नोन एज व्हाइट ब्लड सेल। इनको क्या बोलते हैं? एज दे आर कलरलेस। ये कैसे होंगी? क्योंकि इनके पास क्या नहीं होता है? हीमोग्लोबिन। क्या नहीं होता है बेटा? हीमोग्लोबिन इनके पास नहीं होता है। अगले कह रहे हैं दे आर न्यूक्लिएटेड। ये कैसे होती हैं? न्यूक्लिएटेड होती है, न्यूक्लियस होता है इनके पास। एंड आर रिलेटिवली लेसर इन नंबर, व्हिच एवरेज कितना होता है? 6000 से 8000 पर mm3। इनका नंबर जो होता है 6000 से 8000 पर mm3 होता है। ठीक है, अगले कह रहे हैं ल्यूकोसाइट आर जनरली शॉर्ट लिव्ड। अब शॉर्ट लिव्ड का मतलब एक बात सुनो आप लोग, इनका लाइफ स्पैन कोई लिखा नहीं है निश्चित कि कितना होगा। इनका लाइफ स्पैन 1 महीने तक भी हो सकता है, और अगर हम बात करें तो एक साल तक का हो सकता है। मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ 1 महीने से लेके 1 साल तक हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि आपका इम्यूनिटी कैसा है और आपके अंदर कितने कंपैरिजन आ रहे हैं, कितने ज्यादा आ रहे हैं। समझ गए आप लोग? तो WBC का कोई लाइफ स्पैन निश्चित नहीं है। हालांकि उसने ये बोला है शॉर्ट लिव्ड होता है। शॉर्ट लिव्ड का मतलब है कि कुछ समय के लिए होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। अगले बड़े देखो क्या कह रहा है, वी हैव 2 मेन कैटेगरी ऑफ WBC। पहला कौन सा है? ग्रैनुलोसाइट। दूसरा कौन सा है? कह रहा है न्यूट्रोफिल्स, इसेनोफिल और बेसोफिल आर डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रैनुलोसाइट होते हैं। व्हाइल लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट क्या होते हैं? ए ग्रैनुलोसाइट। सबसे पहले बताओ आप लोग सबसे ज्यादा कौन से होते हैं? न्यूट्रोफिल। कौन से होते हैं? और कह रहा है देखो न्यूट्रोफिल आर द मोस्ट अबंडेंट, और 60 से कितना होता है बेटा? 65% ऑफ द टोटल WBC। एंड बेसोफिल आर द लीस्ट, सबसे कम होते हैं। इसका मतलब क्या है? 0.5 से 1%। बेटा ऐसे क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे, ध्यान रखना आप लोग। तो आप लोग देखो, एक तो वो ट्रिक ध्यान रखना, नैना लागे मोर एक बार क्वेश्चन वही सॉल्व हो जाएगा। अगर वहां से नहीं हुआ, सुनो एक बातें मत करो आप लोग। अगर वहां से नहीं हुआ तो आप बताओ कैसे करोगे? देखो, अगर आपको एक तरफ लिख दे वो परसेंटेज सही है और एक तरफ लिख दे सेल का वो, तो आप लोग समझ सकते हो सबसे ज्यादा जो नंबर होगा न्यूट्रोफिल का होगा। याद करो मत करो नहीं पड़ता। दूसरे नंबर पे क्या होगा? लिम्फोसाइट होंगे। जो भी नंबर दूसरे नंबर पे लिखा हो, तो आप लोग ऐसे देख सकते हो पहले नंबर पर कौन लिखा है सबसे ज्यादा, उससे कम कौन लिखा है, और सबसे कम होगा 0.5 से 1%। दूसरी बात आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हो कि सबसे ज्यादा होंगी वो 60 से 65% होंगी, सबसे कम होंगी वो कौन सी होंगी? 0.5 से 1%। ऐसे भी सोच सकते हो आप लोग। अगले देखो, कह रहा है अमंग देम, और कह रहा है न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट कितनी होती है बेटा? 6 से 8%। लेकिन आप लोग इन दोनों में भी, यहाँ तो एक साल में दिया 6 से 8%, लेकिन आप लोग वैसे समझा सकते हो आराम से कि पहले कौन सी जाएंगी तो बाद में कौन सी जाएंगी। नैना, लागे, लागे का मतलब मोरे, मोनोसाइट ज्यादा होंगे, और एक बार मतलब नैना न्यूट्रोफिल ज्यादा होंगी, और ये कौन सी होंगी? मोनोसाइट कम होंगी। 6 से 8%। सही है, कह रहा है समझ रहे हैं? समझ रहे? अगले देखो, कह रहा है बेटा आर फैगोसाइटिक सेल व्हिच डिस्ट्रॉय अ फॉरेन ऑर्गेनिज्म एंटरिंग द बॉडी। फैगोसाइट का मतलब पता है क्या होता है? कोई पैथोजन अगर एंट्री कर रहा है उसको खत्म करने वाला, उनको बोलते हैं फैगोसाइटिक सेल। और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, हमको ध्यान रखना, न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट। वो आपसे पूछ सकता है डायरेक्ट, बताओ फैगोसाइटिक सेल का नाम बताओ। देखिए यहाँ पर स्टार में नाम लो, सही, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। अगले कह रहे हैं बेसोफिल सीक्रेट हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हेपेरिन एंड आर इन्वॉल्व इन इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। इसेनोफिल 2 से 3% होती है, रेसिस्ट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन को रोकती हैं। और कह रहे हैं एंड आर आल्सो एसोसिएटेड विद द एलर्जिक रिएक्शन। एलर्जिक रिएक्शन में जो हेल्प करती है वो कौन सी होती है बेटा? कौन सी होती है? इसेनोफिल। ये भी आप लोग ध्यान रखना, सही है। और जब एलर्जी होती है तो पता है आपको किसका सीक्रेशन होता है? हिस्टामिन का। किसका होता है? हिस्टामिन का। वो मैं आपको बताऊंगा भी, ह्यूमन एथेंटिक बताऊंगा, हिस्टामिन का होता है। और जो एलर्जी रिएक्शन में हेल्प करती हैं वो कौन होती है? इसेनोफिल। कौन सी होती है? इसेनोफिल। अगले लोग क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं लिम्फोसाइट 20 से 25% होती हैं, और जो 2 मेजर टाइप की होती है बी और टी। और कह रहे हैं बोथ बी और टी लिम्फोसाइट आर रिस्पांसिबल फॉर इम्यून रिस्पांस ऑफ द बॉडी। इम्यून रिस्पांस का मतलब है ये एंटीबॉडी को मैच्योर करने में, बनाने में क्या करती है? हेल्प करती है। ठीक है, तो आपने क्या देखा? देखो यहाँ पे ओवरऑल आपने क्या ये नहीं देखा कि लगभग हमारी इम्यूनिटी में हेल्प कर रही है, क्योंकि एक टाइप है जो फैगोसाइटिक है,
एक टैब एलिगेशन में हेल्प कर रही है, दूसरा हमने देखा कि ये क्या कर रही है, मैं बोल सकता हूँ हिस्टामिन सेरोटोनिन का सीक्रेशन कर रही है। मतलब आप लोगों ने देखा कि अलग अलग टाइप से ये बेसिकली जो हेल्प कर रही है ओवरऑल किस में कर रही है, इम्यूनिटी। ठीक है, तो इसीलिए मैंने कहा था डब्ल्यूबीसी किस में हेल्प करती है, इम्यूनिटी। अब हमारा लास्ट बचा क्या, प्लेटलेट्स। देखो कह रहा है प्लेटलेट्स आल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट आर सेल फ्रैगमेंट्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द मेगा कैरियोसाइट्स स्पेशल इन द बोन मैरो। ये किसका होता है, बोन मैरो का सेल होता है। कह रहे हैं ब्लड नॉर्मली कंटेन कितनी होती है, 1.5 लाख से 3.5 लाख। पर एमक्यू प्लेटलेट्स कैन रिलीज अ वैरायटी ऑफ सब्सटेंस मोस्ट ऑफ व्हिच आर इन्वॉल्वड इन द कोagulation और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड आप लोग समझ सकते हो, ब्लड को क्लॉट करने वाला रक्त का थक्का आपने देखा होगा जब कट जाता है कहीं पे तो ब्लड क्लॉट कर जाता है, उसी की बात कर रहा है। ठीक है, और कह रहा है बेटा रिडक्शन इनका नंबर अगर कम होगा तो ब्लड क्लॉटिंग वाली डिसऑर्डर हो जाएगी। और कह रहा है विल लीड टू एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी, यानी कि अगर इनका नंबर कम होगा तो क्या होगा, ब्लड क्लॉटिंग ही होगी और आदमी के मरने के चांस बढ़ जाते हैं। ठीक है, डेथ होने के चांस। क्लियर, और इसीलिए आपने देखा भी होगा 40-50 हजार आदमी डॉक्टर तो आदमी परेशान हो जाता है डेंगू में, फिर प्लेटलेट्स की वजह से। ठीक है, तो आप लोग ये बताओ आपको ब्लड क्लियर हुआ, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स समझ गए। हम लोग बात करेंगे इसकी ब्लड ग्रुपिंग की। ठीक है, तो एक बार फिर बात करो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। कल का ये नहीं बनाया था, हम लोग बात करेंगे ब्लड ग्रुपिंग की। बात करेंगे ब्लड ग्रुपिंग। तो आपको ब्लड के बारे में समझ गया पूरा, क्या क्या होता है, आरबीसी क्या होती है, डब्ल्यूबीसी क्या होती है, प्लेटलेट्स क्या होती है, उनका काम क्या होता है, कितने परसेंट होती हैं, कौन किसका कितना नंबर होता है, सब कुछ समझ गए बताओ। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं बेटा किसकी, ब्लड ग्रुपिंग की। तो मैं यहाँ दे रहा हूँ, चलो यहाँ पे देखते हैं, हम लोग बात करते हैं बेटा ब्लड ग्रुपिंग। चलो हम लोगों ने पानी पी लिया बच्चों ने, पी लिया, अब पढ़े बात नहीं लड़ाई कर। चलो देखें ब्लड ग्रुप में बेटा, आप लोगों ने बहुत सुना होगा, आप लोगों सबको ब्लड ग्रुप पता है, ब्लड ग्रुप पता है सबको, हैं पता है, कितने बच्चों को नहीं पता है, अभी चेक ही नहीं करवाया, नहीं पता है, सही है। आपको पता होगा आपके ब्लड ग्रुप क्या है, जैसे सपोज तुम्हारा क्या है, तुम्हारा क्या है, ए पॉजिटिव, और बताओ तुम्हारा क्या है, ओ है। चलो ये ठीक है, जब भी जरूरत पड़े तो इसका ब्लड ले लेना। हाँ उससे पता बेटा क्या वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव है। चलो और किसका वो किसका और नेगेटिव, लेकिन बहुत कम लोगों का होता है, 20% लोगों का होता है, सबका पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव भी होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, तुम्हारा क्या है,
नहीं पता है तुम्हारा क्या है? हैं? बी पॉजिटिव। ए बी किसका है? ए बी है। अच्छा मैंने इतने वो वाले लोग देखे, वो वाले वो बेचारे उनमें ऐसा लगता है उन्हीं में का मर रहे, तो फिर वो दूसरे कह रहे। अब ये दोनों बच्चे देखो, ए बी वो वाले देखो कैसे क्या हालत है, मतलब थोड़े से तो चलो कोई बात नहीं, अब पढ़ते हैं हम लोग। ए तुम आ बेटा, अरे यही कर दिया करो बात, कौन मैं सुन लूंगा। यहाँ देखो, चलो आप लोग बात करें, ठीक है। अब आप लोग ये बताओ, अब देखो यार सुनो, आप नया टॉपिक था इसलिए थोड़ी बात करिए, आप समझ लो। हम लोग ब्लड ग्रुप देखते कैसे, एक्चुअली में कैसे पता लगाते हैं? आपने देखा होगा डॉक्टर थोड़ा सा आपका सैंपल लेता है और जरा सी देर में बताता है कौन सा ब्लड ग्रुप है, ठीक है। हालांकि ब्लड ग्रुप बहुत टाइप के हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे दो टाइप की ग्रुपिंग देखते हैं। कितने टाइप देखते हैं? दो। एक देखते हैं बेटा एबीओ ग्रुपिंग। कौन से देखते हैं? एबीओ ग्रुपिंग। और एक देखते हैं हम लोग आरएच ग्रुपिंग। सही है। अगर हम लोग एबीओ ग्रुपिंग देखते हैं, एबीओ ग्रुपिंग देखते हैं, उससे पता लगाते हैं कि हमारा ब्लड ग्रुप ए है या बी है, ए बी है या फिर ओ है। और अगर हम आरएच ग्रुपिंग देखते हैं, उससे पता लगाते हैं कि ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है या फिर निगेटिव है। ये बात समझ गए आप लोग? मतलब अगर आप एबीओ ग्रुपिंग देखेंगे तो आप क्या पता लगाओगे कि ए है, बी है, ए बी है या फिर ओ है। और जब आप आरएच ग्रुपिंग लगाओगे तो क्या देखोगे? निगेटिव है या पॉजिटिव है। ये बात समझ गए आप लोग पहले? अब दूसरा देखो बेटा, होता क्या है, कैसे देखते हैं वो समझो हम लोग। हम लोग देखते हैं आरबीसी का सरफेस होता है, क्या होता है? आरबीसी का सरफेस, उस पे एंटीजन प्रेजेंट होता है। क्या होता है? एंटीजन। और एंटीजन होते हैं बेसिकली हमारी आरबीसी के सरफेस तीन टाइप के। एक तो हो सकता है ए टाइप एंटीजन ए, एक हो सकता है एंटीजन बी, और यह हो सकता है आरएच एंटीजन। कौन सा हो सकता है? तो पहले तो मैं बात कर रहा हूं कि एबीओ ग्रुपिंग में हम कैसे देखें कि कौन सा एंटीजन है, ठीक है। अब देखो, मैं एक तरफ लिख ले रहा हूं एंटीजन और एक तरफ लिख रहा हूं एंटीबॉडी। अच्छा आप लोग ये बताओ पहले, एंटीजन और एंटीबॉडी में डिफरेंस समझते हो? ये बताओ पहले, सब बच्चों को डिफरेंस पता है? अगर देखा जाए तो एंटीबॉडी एंटीजन अपोजिट होते हैं। मैं ऐसे बोल सकता हूँ एंटीबॉडी एंटीजन को खत्म करती है। जैसे आपके अंदर कोई डिजीज आया, बीमारी लगा, तो उसको हम क्या मान लेते हैं? एंटीजन। और उसके अगेंस्ट जो बॉडी बनता है वो क्या बनता है? एंटीबॉडी। क्या बनता है बेटा? सुन लो, अगर एंटीजन एंटीबॉडी सेम हुए तो ब्लड क्रम्पिंग हो जाएगा। सही है, क्योंकि एंटीजन एंटीबॉडी क्या करता है? हमेशा एंटीजन को खत्म करता है। समझ गए? आपके अंदर कितनी इम्यूनिटी है ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपके अंदर कितने टाइप के एंटीबॉडी है। भाई आपने वैक्सीनेशन करवाया, तो वैक्सीनेशन का मतलब क्या होगा कि आपने डेड पर्सन को लिया अंदर और उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी में क्या बनते हैं? एंटीबॉडी। और जितने ज्यादा जितने टाइप के जिसके ब्लड में एंटीबॉडी होंगे उसका इम्यूनिटी सिस्टम उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा। ये बात समझ गए अभी हम? अभी आप लोग ऐसे मान लो कि एंटीजन जो होता है वो होता है शत्रु, और जो एंटीबॉडी होता है वो होता है शस्त्र। शस्त्र का मतलब हथियार, मतलब तलवार। सही है, खत्म करने वाला। ये समझ गए हम लोग? तो हम बोल सकते हैं कि हमारे ब्लड में इतनी ज्यादा एंटीबॉडी होंगे उतना इम्यूनिटी सिस्टम हमारा क्या होगा? स्ट्रांग। अब दूसरी बात सुनो, मैंने कहा कि आरबीसी, जो आरबीसी होता है उसकी मेम्ब्रेन की सरफेस पे अगर एंटीजन ए है, कौन सा है? अगर एंटीजन मान लो, अगर एंटीजन ए है, क्या है बेटा? ए, तो जो ब्लड ग्रुप होगा कौन सा होगा? जो ब्लड ग्रुप होगा वो होगा ए। कौन सा होगा? ए। और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनेगी, वो कौन सी बनेगी? बी। कौन सी बनेगी? बी। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ एंटीबॉडी कौन सी बनेगी? बी। ये बात समझे आप लोग? अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसका मतलब उसके आरबीसी की सरफेस पे एंटीजन कौन सा होगा? ए। और एंटीबॉडी किस टाइप की होगी? बी टाइप की। समझ गए आप लोग? दूसरा सुनो, अगर किसी की एंटीजन जो है वो बेटा है बी टाइप। कौन सा है? बी टाइप। तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? बी। और उसके ब्लड में एंटीबॉडी किस टाइप बनेगी? ए टाइप की। इतना बात समझे आप लोग? अगर किसी के ब्लड में
दोनों एंटीजन है, एंटीजन ए भी है और एंटीजन बी भी है। मान लो किसी ब्लड में एंटीजन है जो वो ए भी है और बी भी है, तो इसका मतलब ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? ए बी। और जो एंटीबॉडी होंगी वो क्या होंगी? एब्सेंट। एब्सेंट का मतलब मैं लिख सकता हूँ 0। मैंने इसलिए लिखा कि आप लोग होना समझो इसे, ठीक है? एब्सेंट निल या निल लिख रहा हूँ ना, जो किताब में लिखा है। चलो ठीक है। अब देखो, अगर किसी के ब्लड आरबीसी सरफेस पे एंटीजन ही नहीं है, एंटीजन अगर नहीं है, तो इसका मतलब ये होगा कि एंटीजन अगर निल है तो एंटीबॉडी दोनों होंगी, यानी कि ए वाली भी होगी और बी वाली भी होगी। और मैं यहाँ बोल सकता हूँ उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? ओ। 0 नहीं, ओ। ठीक है? तो ऐसे तो हम देखते हैं अपना ब्लड ग्रुप, क्या देख के देखते हैं? एंटीजन। एंटीजन कौन सा है समझ गए आप लोग? ये बात क्लियर हुआ? अगर एंटीजन ए तो ब्लड ग्रुप ए, अगर एंटीजन बी तो ब्लड ग्रुप बी, अगर एंटीजन दोनों तो ब्लड ग्रुप ए बी, और एंटीजन अगर एब्सेंट तो ब्लड ग्रुप ओ। ठीक है? ये जो होता है ए बी वाला, ये होता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर। ये जो होता है ये होता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर, और ये वाला होता है यूनिवर्सल डोनर। मतलब ये ब्लड को एक दे सकता है और एक ले सकता है। ये समझ गए आप लोग पहले ब्लड ग्रुप के बारे में। अब दूसरा देखो, अगर मैं थोड़ा सा ऐसे करके आपको बनाऊं तो आपको समझ में आ जाएगा? बताओ। एक तरफ मैं लिख ले रहा हूं ओ ए बी और बी। ठीक है? ओ वाला कैसा होता है बेटा? डोनर। वो इस ओ वाला इसको भी देगा ब्लड, इसको भी देगा और इसको भी देगा। और जो ए बी वाला होगा वो इससे भी ब्लड लेगा, इससे भी लेगा और इससे भी लेगा। ये समझ में आया आपको? और ये खुद से तो ब्लड ले ही सकते हैं। इससे आप समझ में आ रहा है? सबको बताओ, समझ में आया आपको? ए बी वाला एक्सेप्टर सबसे ब्लड ले सकता है। अगर आपसे इसे पूछा जाए तो आप लोग ये बना के आराम सॉल्व कर सकते हो। अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताओ कौन सा ब्लड किससे ले सकता है, कौन सा किसको ब्लड दे सकता है। जैसे अगर ए बी अगर ए वाला है, कौन सा है? ये गड़बड़ नहीं बैठ रहा है? ये गड़बड़ बैठ रहा है, मैंने उल्टा कर दिया लग रहा है। सही है? हाँ ठीक है, ओके ठीक है। तो आप लोग इससे सब कुछ समझ सकते हो। अगर आपसे कोई कहे कि बताओ ब्लड ग्रुप किसी का ए है, तो किस किस से ब्लड वो ले सकता है बताओ? एक तो खुद से ले सकता है और एक ओ से ले सकता है। अगर आपसे कोई कहे ब्लड ग्रुप बी है किसी का, तो बी वाला खुद से ले सकता है और ओ से ले सकता है। अगर ओ वाला किससे ले सकता है? खुद से, और ए बी वाला सबसे ले सकता है। समझ गए बात? तो ऐसे बता सकते हो आप लोग चाहो। इससे पता लग रहा है कि कौन किससे ब्लड ग्रुप ले सकता है और कौन किसको दे सकता है। वो पहले लिखो या किताब में लिखा हुआ है? ठीक है। रेटिंग कार्ड देंगे, चल रहा है अभी? वो कहाँ गया? रेटिंग कार्ड क्या चल रहा है? हो गया देना? लिख लिया बेटे ये आपने?